स्टेप वाइज और ओवरऑल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और इनमें क्या कोरिलेशन होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो अब हम क्या पढ़ते हैं बताइए। स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन। तो भाई नेक्स्ट जो टॉपिक है भाई, इससे पहले टॉपिक हमने क्या पढ़ा है कि जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उस पर कमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो भाई जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, कोई कंपाउंड एक स्टेप में तो बनता नहीं, कई सारे स्टेप में बनता है। तो उसका एक तो क्या होता है उसका ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, और एक क्या होता है उसके स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट्स। ठीक है बात। तो यहाँ पर आपने बताओ क्या पढ़ना है, बताओ। स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन। तो पहले आपको बताओ हम क्या बताएंगे, डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और फिर भाई बताओ क्या रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। भाई बात मैंने बताई थी कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट बताओ क्या होता है भाई। अगर कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको शो करता है, किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन को। अगर कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको शो करता है, किस कंपाउंड की फॉर्मेशन को, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट। समझ गए बात। और इसका बेनिफिट क्यों भाई, मैंने आपको बताया था अगर मान लिया ए से बी है, कोई ए से बी बनता है तो के बताओ क्या होगा हमारे पास, बी बाई ए होएगा, इजंट। अगर ए क्या हुआ ज़्यादा स्टेबल, अगर ए क्या हुआ ज़्यादा स्टेबल तो सॉरी अगर बी क्या हुआ ज़्यादा स्टेबल तो बी ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। अगर बी ज़्यादा अमाउंट में बनेगा तो के भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा भाई, इजंट इट। यानी मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस के लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या आएगा, ज़्यादा। लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस के लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट बताओ क्या हमारे पास भाई, कम आएगा। समझ गए बात। और इसे बताओ भाई लिखते कैसे हैं, आमतौर पे इसको भाई मैं आपको बताऊं, जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है उसको के से उसको लिखते हैं बीटा से। किससे भाई, बीटा से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि m प्लस एन एल, क्या m प्लस एन एल, एन क्या है भाई, लीगेंड्स भाई, एल क्या है, एल क्या है टाइप ऑफ लीगेंड भाई, और एन क्या है उसका नंबर। तो m प्लस एन एल भाई हो सकता है, अरे भाई हमारे पास उसका ML3 कॉम्प्लेक्स हो, ML4 हो, ML6 हो, तो m प्लस एन एल तो क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया MLN। तो इसके लिए बताओ भाई आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे, बताओ भाई। तो बीटा एन लिखो, इसको क्या लिखो, बीटा एन। ठीक है। तो क्या होगा m ln नीचे m l की पावर n। तो भाई आपने सिंपली क्या लिख दिया, तो भाई इसको हम क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसकी भी क्या मैथमेटिकल एक तरह से डेफिनेशन आ गई कि फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा कि अगर कोई इक्वेशन, अगर कोई रिएक्शन किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है उसके कांस्टेंट से, तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या शो करेगा, उस कंपाउंड का फॉर्मेशन कांस्टेंट, इजंट इट। अरे बोलो आ गया ना हमारे पास ये। तो बीटा एन इज इक्वल टू दिस। तुम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन। आसान है मुश्किल भाई, बताओ। लेकिन अब आपने देखना है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। भाई आपको स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, देखो आप ये देखो भाई, यहाँ पर हमने इसको, मैंने n लिगेंड्स को एक साथ जोड़ दिया, मैंने n नंबर ऑफ लिगेंड्स को भी एक साथ यहाँ पर हमने अटैच कर दिया है ना। लेकिन वास्तव में बताओ क्या होता है, n नंबर ऑफ लिगेंड्स भाई एक साथ अटैच नहीं होंगे, ये वन बाई वन क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूँ, मैं यहाँ पर भाई को कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ, ठीक है, मैं को n की वैल्यू 3 है, तो बताओ ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट तो क्या होगा, मैं कहूँगा m प्लस 3l। बताओ क्या बने मेरे पास भाई, m प्लस 3 क्या बनेगा, ML3 बनेगा ना। तो बताओ इसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा, बीटा 3। बताओ क्या बीटा 3, ML3 बाई m और l की पावर 3, ये हमारे पास आएगा इसका ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। लेकिन अब इसी इक्वेशन को मैं 3 स्टेप में तोड़ सकता हूँ। मैं ये कहूँगा कि भाई m पे पहले a क्या अटैच हुआ, वो तो क्या बनेगा हमारे पास ML, फिर ML से
एक और L अटैच हुआ, बोलो भाई Ml2, फिर Ml2 से एक और अटैच हुआ, नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा Ml3। तो देखो यहां से भी क्या बन गया हमारे पास भाई, यहां भी क्या मेरे पास क्या गया Ml3 आ गया ना, और वहां भी क्या बना मेरे पास Ml3। लेकिन यहाँ पर मैंने तीनों लिगेंड्स एक बार में कंसिडर किए हैं, यहाँ पर मैंने 3 लिगेंड्स क्या किए हैं 1 by 1 कंसिडर किए, इजंट इट। तो इसके लिए बताओ आप क्या लिखोगे, बताओ। तो इसके लिए आप लिखो फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब क्योंकि एक स्टेप का है तो उसको आप बीटा मत बोलो, सब क्या बोलो भाई के बोलो, और पहले स्टेप का क्या बोलो उसको K1। नहीं समझे बात? तो बताओ इसके लिए K1 क्या होगा बताओ, ml बाई हम क्या बोलेंगे ml बाई m और l, ये तो क्या है मेरे पास K1। अब सेकंड स्टेप के लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट बताओ कैसे लिखा जाएगा। सेकंड स्टेप के लिए हम क्या बोलेंगे ml2 बाई ml इंटू l प्लस नहीं भाई, इजंट इट। और बताओ अब थर्ड स्टेप के लिए तो क्या है मेरे पास, बताओ क्या आएगा ml3 इजंट इट डिवाइडेड बाई ml2 और l, इजंट इट। तो आपने देखना है कि भाई कि ये रिएक्शन 3 रिएक्शंस में तोड़ी जा सकती है। तो इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट अगर बीटा 3 है और इन्हें क्या K1 K2 K3, तो अपने ये बताना है कि ये है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, इन्हें क्या बोलते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो आप मुझे बताओ भाई कि ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट से कैसे जुड़ा हुआ है, बोलो भाई। तो आप एक काम करो, देखो मैं आपको बताऊं भाई अब तरीका क्या होता है। पहले आप ये देखो 5 प्रॉपर्टी होती है, फ्री एनर्जी, क्या फ्री एनर्जी और एंथैल्पी और भाई कंडक्टेंस। पहले तो ये इक्वेशन हासिल करने के लिए बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ता हूं भाई, अरे भाई आप मुझे बताओ, अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ देता हूं, समझ के बात, तो यहां बताओ मेरे पास क्या आएगा m प्लस एम एल प्लस, अरे भाई m प्लस एम एल प्लस ml2 हो गया, m प्लस एम एल प्लस ml2 और प्लस l क्या हो गए 3l हो गए, इजंट इट। मतलब साइड क्या बना मेरे पास ml प्लस ml2 ml3। अब इनको काटिए भाई, ml से ml कैंसिल, ml2 से ml2। तो आप देखोगे भाई ये अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ देता हूं सिंपली, तो क्या मेरे पास m प्लस 3l ml3। तो इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ने पर ये इक्वेशन बनती ना। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि इन तीनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स भी क्या करूं, अगर मैं सिंपली जोड़ दूं तो मेरे पास क्या जाना चाहिए, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इजंट इट। भाई आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई इन तीनों को जोड़ने पर मेरे पास क्या आती है, अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ देता हूं तो मेरे पास जो क्या आती है इक्वेशन, नहीं बात आपको पढ़ना। अरे भाई इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ने पर जो मेरे पास क्या आती है इक्वेशन, ओवरऑल इक्वेशन, वही इक्वेशन कैसे आएगी बताओ। तो आपका सोचोगे भाई तो क्यों ना इन तीनों को हम क्या करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जोड़ दे, तो मेरे पास क्या जाएगी, इसका नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं 5 प्रॉपर्टी होती है, याद रखो अभी, समझिए बात। बताओ कौन कौन सी। एक तो होती है इंथैल्पी, क्या, एक होती है फ्री एनर्जी, समझ, एक होती है भाई कंडक्टेंस, एक होता है के और एक होता है ई। इनमें से ये जो इक्वेशन के ऊपर ट्रीटमेंट करने पर, तो जो इक्वेशन, तो भाई इन्हें हम क्या बोलेंगे स्टेप वाइज इक्वेशन। तो स्टेप वाइज इक्वेशंस के ऊपर जो ट्रीटमेंट करने पर क्या मिलती है ओवरऑल इक्वेशन, वही उनके डेल्टा एच डेल्टा जी और कंडक्टेंस। हालांकि यहां पर आयंस नहीं है, अगर यहां पर आयंस होती तो की बात है, ये नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो इन इक्वेशंस के ऊपर ट्रीटमेंट करने पर जो इक्वेशन आती है वही ट्रीटमेंट इनकी फ्री एनर्जीज के ऊपर करने पर क्या जाएगी, इसकी फ्री एनर्जी, वही ट्रीटमेंट इनकी
एंथैल्पी चेंज पे करने पर क्या जाएगी, इस रिएक्शन की एंथैल्पी, और वही ट्रीटमेंट इनकी कंडक्टेंस के ऊपर करने पर क्या जाएगी, इसकी कंडक्टेंस। लेकिन याद रखिए एक तो ईएमएफ और एक के, ये ऐसे नहीं आते। समझ गए बात? वो बताओ कैसे आते हैं। पहले इनके के आपने किसमें कन्वर्ट करने पड़ेंगे, फ्री एनर्जी में। किसमें भाई, बताओ ना डेल्टा जी क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के होता होगा। तो आपके पास क्या है, K1 K2 K3 है क्या? तो पहले K1 K2 तो इसके K1 K2 और K3 को किसमें कन्वर्ट करने की, इन रिएक्शंस की, डेल्टा G1 डेल्टा G2 डेल्टा G3। मतलब पहले इन तीनों के, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी क्या? तो दो रूट मेरे पास यहाँ पर के निकालने के, एक तो वही जो प्रॉपर रूट होता है और एक फास्ट रूट होता है। प्रॉपर रूट बताओ, प्रॉपर रूट क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, अगर इन तीन इक्वेशंस को जोड़ने पर ये इक्वेशन आई ना, तो इन तीनों की फ्री एनर्जी जोड़ने पर क्या जाएगी, इसकी फ्री एनर्जी। इन तीनों की एंथैल्पी जोड़ने पर क्या जाएगी, इसकी एंथैल्पी। इन तीनों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कंडक्टेंस जोड़ने पर क्या जाएगी, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कंडक्टेंस। नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन इन तीनों के और ई आप ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। के और ई पहले किस में कन्वर्ट करने पड़ते हैं, डेल्टा जी में। के कैसे कन्वर्ट होता है, माइनस आर टी एल एन के से, और ई कैसे कन्वर्ट होता है, माइनस एन एफ ई से। बात आपको पहले पड़ गई। तो पहले से किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, डेल्टा जी में। फिर डेल्टा जी पे क्या लगाते हैं, मतलब पहले तो इन तीनों के को किसमें कन्वर्ट कर लो, K1 K2 K3 किसमें कन्वर्ट करो, डेल्टा G1 डेल्टा G2 डेल्टा G3। फिर इनको जोड़ने पर ये आती है, तो उन तीनों की डेल्टा जी जोड़ने पर क्या जाएगी मेरे पास, इसकी डेल्टा जी आ जाएगी ना। और एक बार जब आपको क्या जाए इसकी, अब इन तीनों के K1 K2 K3 से क्या निकाल लो, इनकी फ्री एनर्जी चेंजेस। उन्हें फिर कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो भाई, जोड़ दो, क्या जाएगी इसकी फ्री एनर्जी जाएगी। उसे फिर कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास इसका के। एक तो तरीका क्या निकालने का इसका, समझ गए बात। लेकिन भैया टाइम कंज्यूमिंग है, हमको तो डायरेक्ट कोरिलेशन चाहिए। तो याद रखियो इक्वेशंस के ऊपर डायरेक्ट ट्रीटमेंट से सिर्फ क्या आती है, डेल्टा जी डेल्टा एच डेल्टा जी और कंडक्टेंस। इक्वेशंस के ऊपर इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट से क्या आते हैं, के और ई। लेकिन हम भाई अगर के किसे निकालना चाहें डायरेक्ट ट्रीटमेंट से, तो क्या करो, इन तीनों इक्वेशंस की पहले आप क्या सेटअप कर लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूले। बात आपको पहले पड़ गई। अरे बोलो, अब आप इक्वेशंस को मत जोड़ो, अब आप इक्वेशंस को मत जोड़ो। ये देखो इस K1 के एक्सप्रेशन को, मतलब आपने डायरेक्ट ट्रीटमेंट इक्वेशंस पे ना लगाना, किस पे लगाना है, इनके के एक्सप्रेशंस पे। समझे बात? इक्वेशंस के ऊपर डायरेक्ट ट्रीटमेंट सिर्फ किसका लग सकता है, डेल्टा जी का, डेल्टा एच का और कंडक्टेंस का। समझ गए? के ऊपर ई के ऊपर नहीं लगता ना। तो आपको हो गया फिर भाई, अगर हमको के को किसे निकालना हो डायरेक्ट ट्रीटमेंट से, तो क्या करें, तो भाई डायरेक्ट ट्रीटमेंट आपने इक्वेशंस पे तो करना नहीं, तो इन इक्वेशन से पहले क्या बना लो, K1 K2 K3 के एक्सप्रेशंस। और ये देखो K1 K2 और ओवरऑल इक्वेशन का क्या बना लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर आप ये देखो इन स्टेप वाइज कांस्टेंट के एक्सप्रेशंस को मैं क्या करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, ओवरऑल इक्वेशन का कांस्टेंट। अब एक काम करूं, इन तीनों का, क्या मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो ये बनता है, क्या मैं इसको जोड़ दूं तो क्या ये एक्सप्रेशन बनता है, क्या नहीं बनता ना। हाँ बेटा क्या होता है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो क्या मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनता है क्या। लेकिन अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो बताओ इनको मल्टीप्लाई करो, किसको, बोलो भाई, ml बाई m और l इंटू ml2 ml इंटू l, और बताइयो ml3 नीचे क्या आ गया, ml2 और l। अब बताओ भाई ml से ml क्या हो गया, कैंसिल, ml2 से ml2 क्या हो गया, कैंसिल। बोलो भाई, बताओ क्या मेरे पास ऊपर क्या बच गया, ml3 नीचे क्या बच गया, m इंटू l इंटू l इंटू l, यानी कि ml3
बाई एम इंटू एल क्यूब आ गया ना। क्या ये वही फॉर्मूला नहीं आ गया जिसका होता है? तो आपने बात देखी भाई कि डायरेक्ट ट्रीटमेंट इक्वेशंस पे लगाने पे तो बात नहीं बनती, लेकिन अगर मैं इनके K1 K2 K3 एक्सप्रेशन को मैं डायरेक्टली ट्रीट करता हूं और कैसे इनको मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास क्या था बताओ भाई? वही फॉर्मूला आता जो तक इसका तुम क्या बोलेंगे? तो बीटा 3 किसके बराबर है? K1 K2 K3 के सम के बराबर है कि K1 K2 K3 की जो क्या है प्रोडक्ट उसके बराबर है। बात आपको पहले पड़ गई भाई? तुम्हारे पास ऐसे बताओ क्या फॉर्मूला तैयार हो गया? तो बताओ हमको क्या मालूम पड़ गया भाई? बताओ ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट बीटा 3 बताओ कैसे जुड़ा होता है? बताओ कैसे भाई? K1 इंटू K2 इंटू K3। लेकिन भाई क्योंकि K1 K2 K3 की वैल्यू बहुत बड़ी होती है और हमको रीजनेबल नंबर चाहिए, तो क्या करो इसको आप टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तो लॉग बीटा 3 बताओ क्या जाएगा मेरे पास? लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3। और अगर मान लीजिए अगर लॉग बीटा n होता, तो अगर लॉग बीटा n होता तब बताओ क्या बोलते हम? तो भाई लॉग बीटा n विल बी इक्वल टू लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 प्लस लॉग Kn तक। नहीं होता आपको पहले पड़ी? यानी अगर मैं स्टेप वाइज जो कॉन्स्टेंट्स है क्या भाई, जो क्या हमारे पास स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स हैं उनके लॉगरिथम्स को मैं जोड़ देता हूं, तो मेरे पास क्या जाएगा? ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट का लॉगरिथम, इजंट इट? और मैं आपको बताऊं भाई अगर किसी के लिए लॉग बीटा अगर किसी तो भाई आपने मान लिया 20 कंपाउंड कंपेयर करने हैं, आपने 20 कंपाउंड्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आपने कंपेयर करनी है। व्हाट शुड वी डू? क्या निकालूं सभी के? लॉग बीटा। जिसका लॉग बीटा ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा क्या है? स्टेबल। जिसके लिए लॉग बीटा की वैल्यू कम वो क्या सबसे कम स्टेबल। आसान है मुश्किल भाई? इस तरीके से हम उनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं, इजंट इट? अरे बोलो गुड। तो देखो आ गया ना हमारे पास बीटा 3, और यही बात लागू हुई हो तो इसके ऊपर भाई, है ना? तो बताओ लॉग बीटा का फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल टू 1 I इज इक्वल टू n लॉग के सब क्या करो इनका समेशन, इजंट इट? अरे बोलो भाई ठीक है। देखो यहाँ पर भाई इसको आप ऐसे, अरे कोबाल्ट का अमीन कॉम्प्लेक्स, इससे आप इसको शो कर सकते हो। तो K1 K2 K3 और भाई बीटा 4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इनको सिंपली आप क्या करो? तो बताओ इस प्रोसेस के लिए बताओ क्या हमारे पास? अरे पहला NH से जुड़ने का बताओ K1 कितना है? K2 K3 K4 बताओ क्या क्या होते हैं? लॉग K1 क्या होता है? 4.2 3.2 2.7 2.0। अरे भाई आपको एक घट क्यों गई? ये आपको अगले टॉपिक में बताएंगे, लेकिन बताओ भाई। अरे भाई इस कंपाउंड के लिए, इस कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए एक बार आप इस कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए आप एक बार लॉग बीटा का पैटर्न देखियो, सॉरी K1 का। ये K1 आया भाई, K1 K2 K3 K4 में नोट कर ली ना। बीटा 4 क्या होगा? ये वाला होगा। अब एक्सपेरिमेंटली K1 क्या है बताओ? उसका लॉगरिथम क्या? लॉग K1 क्या है? ये लॉग K2 है, लॉग K3 है, लॉग K4 है। तो बताओ लॉग बीटा 4 कैसे आएगा इसके लिए? चारों क्या कर दो आप जोड़ दो, तो लॉग बीटा n बताओ क्या है हमारे पास? 11.9। तो बताओ एक कंपाउंड स्टेबल है कि अनस्टेबल? कमेंट करो। इज दिस कंपाउंड स्टेबल? भाई लॉग बीटा कितना है इसका? 8 से क्या है ज़्यादा है ना, तो हम क्या बोलें? काफ़ी है, ये काफ़ी स्टेबल है, इजंट इट? तो भाई और आपको ना ये बताओ वैल्यू देखो, आप देखो इसको अगले टॉपिक में आपको बताएंगे। लॉग K1 क्या है? पहले स्टेप का फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है? ज़्यादा, अगले का कम, अगले का और कम, अगले का और भी कम। तो भाई जनरली ये ट्रेंड, ये वैल्यू क्या होती घटती हैं, ये आपको आगे बताएंगे भाई, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में। ओके अब तो क्वेश्चन क्या है? ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट बीटा 6 क्या? अरे भाई कोई हमारे पास क्या है? हेक्सा कोऑर्डिनेशन वाला कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो बताओ उसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा? बीटा 6 होएगा ना। तो बताओ उसके लिए बीटा 6 क्या भाई? जो 6 क्या होंगे उसके स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, उनसे वो किस रिलेशन के थ्रू बताओ क्या होगा कनेक्टेड? एक तो भाई ए ऑप्शन क्या है? बीटा 6 विल सिंपली इक्वल टू K1 से K6 की मल्टीप्लाई, एक K1 से K6 का समेशन,
ये K1 K2 K3 का मल्टीप्लाई बाई K4 K5 K6 की मल्टीप्लाई से डिवाइड। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, इजंट इट? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।